नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियां हम देखेंगे इस मैराथन क्लास में। संपूर्ण आपके जो हिंदी टीचिंग मेथड है वो हम देखेंगे, जो रीट L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन है। ये शिक्षण विधियां संबंधित जो भी आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र है वो संपूर्ण होगा। ये नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक से उठाए गए ये जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी एक्सपीरियंस सहित क्वेश्चन हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, दोनों के लिए उपयोगी होगा। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना मित्रों। रीट L1 और L2 दोनों के लिए कॉमन रूप से ये बेहतरीन क्लास साबित होगी। चलिए, शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं बेहतरीन और उनके प्रतिपादक कौन है। सबसे पहले जो मॉन्टेसरी विधि है वो मारिया मॉन्टेसरी नाम के अनुरूप ही प्रवर्तक भी है। किंडरगार्टन फ्रॉबेल की है। खेल विधि है वो हेनरी कोल्डवेल कुक की है। डाल्टन विधि है वो हेलन पार्क हर्स्ट की है। प्रेटन विधि है पेस्टोलॉजी की। खोज विधि यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि वो है आर्मस्ट्रॉन्ग की। प्रश्नोत्तर विधि मित्रों सुकरात की है। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक की है। और वैज्ञानिक विधि है वो गुडवार स्कर्ट्स की है। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। आगे जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है वो रॉबर्ट की है। मूल्यांकन विधि है J.M. राइस की। समस्या समाधान विधि सुकरात की है। इकाई उपागम है मित्रों S.C. मॉरिसन का। विनेटिका विधि है वो कार्लटन वासबर्न की है। डेक्राली शिक्षण विधि डेक्राल की है। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल की है। प्रक्रिया विधि है वो कमेनियस की है। बेसिक जो शिक्षा पद्धति है वो महात्मा गांधी की है। समाज मिति विधि एल मोरेनो की है। इसके अलावा जो आगमन विधि है वो मित्रों अरस्तु की है। निगमन विधि भी अरस्तु की है। हर्बर्ट विधि नाम के अनुरूप हर्बर्ट की है। प्रश्नावली विधि है वो वुडवर्थ की है। और समाध विधि है वो प्लेटो की है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि वो B.F. स्किनर की है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन विधि वो नॉर्मन ए क्राउडर की है। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस F. गिलबर्ट है। और वोटिविया विधि है वो जॉन कैनेडी की है। और ओविड विधि है वो प्रोफेसर डेग्राली की है। तो संपूर्ण जो 30 शिक्षण विधियाँ हैं और उनके प्रवर्तक हमने देखे। बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे। फिर अब हिंदी शिक्षण से जुड़े हुए हम क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन सहित क्वेश्चन है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी होंगे। इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले हम जो आपके कौशल है भाषा संबंधित उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज ये सवाल होंगे। पहला सवाल है कि भाषा सीखने के लिए जो भाषाई कौशल दक्षता हासिल करना है तो उनका सही क्रम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन अ सही है। सबसे पहले श्रवण कौशल, फिर भाषण कौशल, फिर पठन कौशल और फिर लेखन कौशल। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट है। श्रवण और भाषण है वो प्रधान कौशल माने जाते हैं, जबकि पठन और लेखन है ये गौण कौशल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्सप्लेन ध्यान रखना है। श्रवण और भाषण है वो प्रधान कौशल माने जाएंगे और पठन और लेखन गौण कौशल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो अभिव्यंजनात्मक कौशल है वो कौन से है। सुनना और बोलना। लिखने और बोलने में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, अतः यह अभिव्यंजना कौशल। और सुनना और पढ़ने में विचार ग्रहण किए जाते हैं, अतः इनको ग्रहण या ग्राह्यता कौशल कहा जाता है। लिखना और बोलना यह अभिव्यंजनात्मक है। लिखना बोलना ऑप्शन इसका सॉरी मित्रों इसका सी आएगा, इन्होंने गलत दे रखा है। लिखना और बोलना यह अभिव्यंजन कौशल है। सुनना और पढ़ना ये ग्राह्यता कौशल है। अगला सवाल है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। तो इन दोनों में स्वाभाविकता अंतर होगा। स्वाभाविकता का भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बिना शिक्षण के भी बालक ग्रहण करता है, और भाषा अधिगम के लिए बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है, बच्चों के भाषा विकास की जो क्रमिक प्रगति है उसको दर्ज करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कौन सा होगा। पोर्टफोलियो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में CCE लागू होने के पश्चात बच्चों के मूल्यांकन प्रपत्र और रचनात्मक कार्य को संधारित करने के लिए विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो वो बनाया जाता है। अगला सवाल, है
कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द पढ़ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? बोलना कौशल में संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ये महत्वपूर्ण होगा। स्व स्वर वाचन का अर्थ क्या है? लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन, ये स्व स्वर वाचन का अर्थ है। यानी लिखित भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को समझने के लिए जब ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हुए पढ़ते हैं तो उसको स्व स्वर वाचन कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, बेहतरीन मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है एक्सप्लेन सहित। यहाँ से सवाल सीधे उठेंगे। वर्तनी की शुद्धता के लिए क्या आवश्यक है? श्रुतिलेख आवश्यक है वर्तनी की शुद्धता के लिए। श्रुतिलेख का मतलब क्या है? सुनकर लिखना, यानी इसमें एक आदमी बोलता है और बाकी सुनकर लिखते हैं। वर्तनी सुधार में ये विधि कारगर है और आजकल कई इलेक्ट्रिक डिवाइस पे श्रुतिलेख करते हैं। अगला सवाल है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? ये सब भाषा सीखने और सिखाने और आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट सवाल है, मौन पठन में मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा होगा? एकाग्रता। एकाग्रता होनी जरूरी है मौन पठन में। निम्न में से कौन सा स्व स्वर वाचन का भेद नहीं है? तो गहन वाचन है, वो भेद नहीं होगा। आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, संवेद वाचन, ये 3 प्रकार का स्व स्वर वाचन होता है। गहन अध्ययन ये मौन वाचन का भाग माना जाएगा, जहाँ विषय को तथ्यों के साथ विचारपरक विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जाता है। तीव्र पाठ और व्यंग्यावलोकन मौन पद के अन्य प्रकार माने जाएंगे। तीव्र पाठ और व्यंग्यावलोकन और गहन वाचन। अगला सवाल, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में किसी परिवार के माता पिता के आपसी वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है और उसके बाद बालकों को सही गलत वाले प्रश्नों का अभ्यास पत्रक देती है। अध्यापिका बालकों में किस कौशल को पुष्ट करने का प्रयास कर रही हैं? तो मित्रों कौशल है श्रवण कौशल। अगला सवाल, कौन सा शिक्षा शास्त्री लिखने के कौशल का क्रम पढ़ने से पहले मानता है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मौर्य मॉन्टेसरी। लिखने का कौशल पढ़ने से पहले, यानी LSWR, ये ऐसा कह रही है। डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी जो इटली मूल की प्रख्यात शिक्षाविद थी और शिक्षा शास्त्र भी थी, उन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया, जो आज भी विश्व में अनेक जगह प्रचलित है। और ये पद्धति प्राकृतिक रुचियों गतिविधियों के आधार पर खेल पद्धति द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। इसमें हाथ, कान और आँख के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। यानी मित्रों, इंद्रियों पर बल देने वाली ये एकमात्र विधि है, इंद्रियों पर जो बल देती है। अगला क्वेश्चन है, पेस्टालॉजी है, उसके लेखन कौशल से संबंधित जो रचनात्मक प्रणाली है वो किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो मित्रों, सरल से कठिन की ओर। इस प्रणाली में क्या किया जाता है? पहले अक्षर आकृति को टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उसके योग से शब्द बनाने का अभ्यास करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वाचन कौशल की चित्र विधि का दोष है? चित्र विधि का दोष क्या है वो देखना है। मित्रों, संपूर्ण जो क्वेश्चन है वो नाथ पब्लिकेशन जो बुक है उसकी PDF है, बेहतरीन ये PDF है, तो इसको टेलीग्राम पर आपको ये PDF के रूप में मिलेगी ज़रूर। मौन पद्धति में चित्र विधि में चित्र और शब्दों का साहचर्य विकसित होने के कारण चित्र के अभाव में शब्द का पठन करना कठिन हो जाता है, तो ये एक दोष है, चित्र होना जरूरी चित्र विधि में। अगला सवाल है, शब्द के दृश्य यानी रचना और श्रव्य यानी उच्चारण, इन रूपों को समझकर उसके मानसिक बिंब की रचना करना, ये पठन प्रक्रिया का कौन सा सोपान है? तो ये प्रत्यय अभिज्ञान है। प्रत्यय अभिज्ञान, प्रत्यय अभिज्ञान है वो अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन और अनुप्रयोग पठन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम है। बिंब निर्माण ही शिक्षण की मूल आधारशिला है। मौन पठन के अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है? तो वो है एकाग्रता। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी भाषा कौशलों में अंतर संबंध होता है, सभी जुड़े हुए आपस में। सुनना नहीं सीखने पर बालक बोलना भी नहीं सीख पाता है। सुनना नहीं सीखा है तो बालक बोलना भी नहीं सीख पाता है। इसी प्रकार सामान्य शिक्षण से बिना प्राथमिक कौशल सीखे भाषा दक्षता में आगे बढ़ना कठिन कार्य है। तेज करण डंडिया की प्यास जगाओ योजना का मुख्य उद्देश्य था वर्णों की सुंदर लिखावट।
श्रवण कौशल है उसकी दक्षता में शुद्धता और एकाग्रता का ध्यान रखने हेतु निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? शब्द शक्ति जरूरी नहीं है, अंतर्बोध शक्ति होनी चाहिए, धारण शक्ति और अवबोध शक्ति भी होनी चाहिए। सुनने के कौशल में सामान्य ध्वनि जो स्वाभाविक रूप से कानों तक पहुंचती है उसे लिस्टनिंग नहीं अपितु हियरिंग कहता है। शब्द सुनने, उसके अर्थ को अवबोध करने व उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करने को श्रवण अर्थात लिस्टनिंग है वो कहा जाता है। निम्न में से लेखन विकास की विधि कौन सी है? ये सभी हैं। देखो, वह कहो विधि भी है, खेल विधि भी है, संभाषण विधि है, इसके अलावा प्रबोधन विधि है, शब्द प्रदान विधि है, रूपरेखा विधि है। सारी लेखन विकास की विधियां हैं। छात्र है वो अंगुलियों, हाथ के पंजों को सभी दिशाओं में घुमाता है, आगे पीछे सीधे टेढ़े घुमाने का अभ्यास करता है। लेखन की यह अवस्था कौन सी मानी जाएगी? लेखन की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है उसमें लिखने की तैयारी की अवस्था है। द्वितीय अवस्था रचना के अभ्यास की अवस्था, तृतीय अवस्था शब्द रचना और वाक्य रचना की, और चतुर्थ अवस्था है वो स्वतंत्र लेखन की अवस्था है। यानी 4 अवस्थाएं हैं लिखने की। लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? वाद विवाद है वो वाक्य कला यानी वाचन कौशल की आवश्यकता पड़ती है इसमें। बालकों को जो लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना जरूरी होगा। सोचकर वाचन का अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? वो है सामूहिक वाचन। आदर्श वाचन तो शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन किसी के पीछे किया जाता है, अर्थात एक बोलता है और बाकी सभी उसका अनुकरण करते हैं, और सामूहिक वाचन ही सोचकर वाचन का उपयुक्त साधन होगा। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर ही शुरू हो जाना चाहिए। कक्षा 3 के दौरान जब बालक सोचकर वाचन में दक्षता प्राप्त करने लगता है तो उसके पश्चात मौन वाचन वो शुरू करना चाहिए। यानी तथ्य उल्लेखनीय है कि पिछड़ा यानी जो CWSN बालक हैं वो अगर निर्धारित दक्षता नहीं प्राप्त करता है तो उसको अब प्राथमिक कक्षाओं के पश्चात ही मौन वाचन करवाया जाता है। मौन पाठ का लाभ क्या है? तो वो है स्वाध्याय की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है। मौन वाचन से थकान कम होती है, एकाग्रचित्तता का विकास भी होता है, चिंतन का विकास होता है। इसमें नेत्र और मस्तिष्क से पूर्ण सक्रिय रहते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं, सूक्ष्म और पूरक। यानी गहन पाठ यानी सूक्ष्म पाठ और पूरक पाठ यानी द्रुत पाठ। उच्चारण कौशल की परीक्षा ली जा सकती है मौखिक परीक्षा से। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करना है उसका। अशुद्ध लिखना एक तरह का पिछड़ापन है, जिसके कारणों का सही पता लगाने के लिए पहले निदानात्मक परीक्षण है वो करना है, और फिर पिछड़ापन दूर होने तक उपचारात्मक शिक्षण भी कराया जाना चाहिए। लेखन क्रिया का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से। प्रारंभ में बालक स्वाभाविक रूप से आदि तिरछी रेखा खींचता है, पर लेखन कौशल को विकसित करने के शिक्षण की शुरुआत सीधी रेखाओं से ही होती है। निम्न में से क्या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक नहीं है? ये सवाल है। श्रुत लेख मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सहायक नहीं है। इसके अलावा वाद विवाद है, कहानी कथन, चित्र वर्णन है। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति घटना वर्णन, भाषण है, परिसंवाद है, बाल सभा है, अभिनय है, काव्य पाठ है, इन सभी से विकसित होती है। निम्न में से क्या श्रवण कौशल में दोष का कारण नहीं है? ये सवाल है। तो शांत वातावरण, कोई दोष नहीं हुआ। निम्न में से सोचकर वाचन के गुण कौन से हैं? तो ये सारे गुण हैं। शुद्ध उच्चारण है, उचित लय और गति का प्रयोग है, प्रभावता भी है। सोचकर वाचन है वो उच्च स्वर में लय, गति, आरोह अवरोह, शुद्ध उच्चारण, आघात, बल आदि का ध्यान रखते हुए करवाया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी लेखन विधि पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होगी? वो नमूना आधारित लेखन विधि। ध्वनि साम्य पर विधि है। इसका उपयोग किन कौशलों में दक्षता हेतु किया जाता है? श्रवण और वाचन, इन दोनों के लिए। ध्वनि साम्य जो प्रविधि है वो उच्चारण शुद्धता, लय, स्वर सुंदरता पर बल देती है। अनुकरण और अभ्यास द्वारा सुनने और बोलने की योग्यता का भी विकास करती है। निम्न में से क्या प्रत्यक्ष विधि का गुण नहीं है? लेखन कौशल का विकास होता है, यह कोई गुण नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का प्रथम शिक्षक है वो गुइन है।
इन्होंने 1901 में फ्रांस में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया था। भारत में वीपी वोकल महोदय हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया। इसमें भाषा को उसी भाषा में पढ़ाया जाता है, स्थानीय भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, यानी मातृभाषा का इसमें नहीं बोली जाती, मातृभाषा का प्रयोग निषेध है। इसमें श्रवण और वाचन कौशल पर बल दिया जाता है, लेखन कौशल इसमें गौण रह जाता है। निम्न में से क्या एक प्रत्यक्ष विधि का दोष नहीं है? प्रत्यक्ष विधि का दोष नहीं है, इसमें लेखन कौशल संबंधी कार्य गौण रह जाते हैं, ये कोई दोष नहीं है। इस विधि पर बहुत ज़्यादा लेखन कौशल पर कार्य है वो नहीं किया जाता है। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान कौन सी विधि से पढ़ाया जा सकता है? तो वो है शास्त्रीय विधि। इसको प्रचलित करने का श्रेय है मारिया मॉन्टेसरी को। सूत्र विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि, यह कोई सही कथन नहीं है। सिद्धांत कौमुदी इस विधि द्वारा पढ़ी जाती है। यह प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली का रूपांतरण है। प्राचीन समय से संस्कृत शिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है? अनुवाद भेद नहीं है, दृश्य विधान है, अभिनय है, कहानी है। चित्र या कोई प्रतिकृति या कोई प्रत्यक्ष वस्तु दिखाकर अध्यापक के शब्द का अर्थ पूछता है, वो उद्बोधन विधि होती है। यह गद्य शिक्षण की विधि है। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा शास्त्र विधि में। इसमें पाठ के साथ ही प्रसंगवश व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, इसको अलग से पढ़ाया जाना आवश्यक नहीं होता। प्रोफेसर कीथ और प्रोफेसर एलन है, उन्होंने किस विधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सूक्ष्म शिक्षण में। निम्न से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक उत्थान को कौन सी शिक्षण विधि से बल मिला है? बेसिक शिक्षा से बल मिला है। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित जो सहसंबंध विधि है, उसके चिंतन का आगे बढ़ाने वाले विद्वान थे जीलर। हर्बर्ट के शिष्य जीलर थे, उन्होंने सहसंबंध के सिद्धांत का विवेचन किया और केंद्रीकरण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इसके अनुसार अंक विषय को केंद्र में रखकर अन्य विषयों का ज्ञान भी दिया जाता है। चिंतन को आगे बढ़ाने वाले विद्वान थे हर्बर्ट की जो सहसंबंध विधि, उसमें वो थे उनके शिष्य जीलर। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान करवाकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इसको पाठ्यपुस्तक विधि कहा जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के सिद्धांत: लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्क्षण प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र पर आधारित है। तो बड़ी कक्षा है तो उसमें बारी बारी से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भाषा शासन प्रणाली में विशेष महत्व किसको दिया जाता है? व्यावहारिक ज्ञान पर। कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली है? अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है। यह अध्यापक केंद्रित है और इसमें करके सीखने के सिद्धांत का पालन नहीं करती। पुस्तक से रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। निम्न में से क्या व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है? भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियम सीखना व्याकरण के बारे में यह सत्य नहीं है। इसमें व्याकरणिक इकाई को वास्तविक जीवन के उद्देश्य में प्रयोग करना सीखना है और संदर्भों प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना व्याकरण सीखने के बारे में सत्य है। संदर्भ के रूप में अनेक रूपों का प्रयोग करना। भाषा शिक्षण है, उसके संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 व्याकरण सीखने की अनुशंसा भी करती हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है कि व्याकरण को पाठ के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षार्थी को अर्थ और भाषा प्रयोग के माध्यम से व्याकरण नियमों की समझ वो पैदा करनी चाहिए। व्याकरण सीखने की आगमन विधि उदाहरण पर सर्वाधिक बल देती है। रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? भाषा शासन विधि। श्रुतलेख विधि का उद्देश्य नहीं है वाचन गति का विकास श्रुतलेख में नहीं होता है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। तो इकाई विधि के बारे में ये कथन देने वाले हैं थॉमस एम रिस्क। द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं है? प्राथमिक कक्षा है वो क्षेत्र नहीं है।
किस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह प्रस्तुत प्रसंग को व्याख्यान द्वारा समझाता है? व्यास विधि में। खंडान्वय प्रणाली है, उसमें भावों का स्पष्टीकरण है वो किया जाता है प्रश्नोत्तरों द्वारा। शिक्षक है, इसमें क्या करता है, कविता को कई छोटे खंडों में बांटता है। शिक्षक प्रत्येक खंड से संबंधित फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछता है। शिक्षक तथ्य और भाव संबंधी प्रश्नों को बताते हुए कविता का पाठ करता है, वो है खंडान्वय विधि। प्रोफेसर किलपैट्री के वो किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। कौन सी विधि? प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा कौन से शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? इनके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण है वो प्रस्तुत किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण, इसको माइक्रो टीचिंग, इसमें छात्र अध्यापकों से पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है। वह शिक्षण करते हैं और फिर अध्यापकों और छात्रों से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने को भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया फिर दोबारा दोहराई जाती है, जिससे सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। विभिन्न कौशल इस प्रकार हैं, इसमें श्यामपट कौशल होता है, फिर पुनर्बलन कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल, फिर व्याख्यान कौशल और फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार कौन है? डाल्टन प्रणाली पारगस्ट की है। 1912 में अमेरिका के एलन पारगस्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए शिक्षा योजना बनाई, उन्होंने अमेरिका के डाल्टन स्थित विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया था। तो ये थे मित्रों आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट आगे और भी सवाल होंगे। ये संपूर्ण एक्सप्लेन सहित हिंदी शिक्षण के हम टॉपिक वाइज देखेंगे MCQ। कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।